नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि रात 12:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता इसकी मापी गई है। उत्तराखंड का जोशीमठ भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। रात में 12:30 बजे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जब लोग 10, 11, 12 बजे सो गए, उसके बाद 12:30 बजे आपको बता दें कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.3 इसकी तीव्रता मापी गई है। उत्तराखंड का जोशीमठ इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वहां पर देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। टाउटे तूफान में डूबे शिप वरप्रदा के कैप्टन नागेंद्र का शव मिल गया है। कैप्टन नागेंद्र का शव मुंबई के वलसाड़ इलाके में मिला है। कैप्टन नागेंद्र की पहचान उनकी घड़ी और अंगूठी से हुई है। लखनऊ में रहती है नागेंद्र की फैमिली। टाउटे तूफान में यह जहाज डूब गया था। लापता नागेंद्र का शव फिलहाल मिला है। मुंबई के वलसाड़ में यह शव मिला है। घड़ी और अंगूठी से पहचान की गई है। लखनऊ में नागेंद्र की फैमिली रहती है। अब टाउटे तूफान में यह जहाज डूब गया था। मुंबई के वलसाड़ में शव मिला है। लगातार कैप्टन नागेंद्र लापता थे। उनकी खोजबीन लगातार की जा रही थी और कल मुंबई के वलसाड़ में उनका शव मिला। उनके परिवार वाले काफी चिंतित थे। लगातार उनकी खोजबीन के लिए तमाम जगहों पर फोन किए जा रहे थे, लोगों से संपर्क किया जा रहा था। उनकी घड़ी और अंगूठी से आपको बता दें कि उनकी पहचान हुई है। वरप्रदा शिप के कैप्टन थे नागेंद्र। और आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है। बरेली की नवाबगंज थाना पुलिस ने 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों बदमाश पंचायत के दौरान 2 लोगों की हत्या करने के मामले में वांछित चल रहे थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मंजर अली, अजहर अली और सरवर अली, जिनके पास से 12 बोर और 315 बोर के 2 तमंचे बरामद हुए हैं। कुल 3 अवैध असले बरामद हुए हैं, जिसमें कि मंजर अली और अजहर अली के पैर में गोली लगी है। इन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और इस तरह से 3 जो अभियुक्त हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर 25,000 का भी पूर्व में सुबह इनाम घोषित कर दिया गया था। झांसी के मौरानीपुर के रानीपुर इलाके में कुएं से 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां कस्बे के मंदिर के पास से कुएं से 2 बच्चों और एक उम्रदराज व्यक्ति की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि यह शख्स इन बच्चों का पिता था और बच्चों को अपने साथ लेकर किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वो घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तलाश में पास के ही कुएं से तीनों की लाश बरामद हुई है। लोगों के मुताबिक मृतक की उसकी पत्नी के साथ बहस हुई थी। इसके बाद वो बच्चों को लेकर निकल गया था। लोगों के मुताबिक पिता ने ही पहले बच्चों को मारा और फिर खुद की जान दे दी। रानीपुर चौकी के गांव रानीपुर के केदारेश्वर मंदिर के पास जो कुआं, इसमें कुछ लाशें तैर रही हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को कब्जे में लिया तथा शव को निकाला गया। तो शव की शिनाख्त रईस यादव सनाफ राम नारायण, रईस यादव की उम्र 45 साल है तथा 2 बच्चे हर्ष और अंश, जिनकी उम्र क्रमशः 13 साल और 8 वर्ष के रूप में की गई। ये दोनों बच्चे रईस यादव के हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा ये फोरेंसिक टीम बुला ली गई है, जो कि घटनास्थल का परीक्षण करेगी।
और बातचीत करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर झांसी से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, बताइए क्या निकलकर इस पूरी घटना में सामने आ रहा है और पुलिस के अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, ये पूरा मामला 22 मई का था, जब वो अपने पिता दो बच्चों को कपड़ा लाने के को लेकर के बाजार ले जाता है। इसके बाद वो लौट कर नहीं आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद जब ये तीनों नहीं लौटते हैं तो उसके बाद खोज शुरू होती है। तो किसी सूचना के माध्यम से कुएं तक पहुंचती है पुलिस। वहाँ 3 शव उतराते मिलते हैं। शव को जब बाहर निकाला जाता है तो इस शव की पहचान 2 बच्चे और पिता के रूप में होती है, रईस यादव के रूप में। बताया ये जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि पहले पिता ने दोनों बच्चों की निर्ममपूर्वक हत्या करी, पत्थर से कूदकर इस खिलाड़ी का गला रेता फिर उसको कुएं में फेंक दिया। फिर उस पिता ने अपनी भी गला रेता कुएं में छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उससे एक आशंका भी जताई जा रही है ये ट्रिपल मर्डर की वारदात तो नहीं हो सकती। हालांकि पूरी वारदात पिता की इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से 2 छोटे बच्चों की हत्या निर्मम की गई, पत्थर से कूद कर सर पूछा गया, इसके बाद एक युवक का जो गर्दन पे धारदार हथियार के निशान थे उसका भी शव मिला कुएं में, तो कहीं ना कहीं मामला बेहद पेचीदा हो जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, पुलिस इंतजार कर रही है। ऐसे में रिपोर्ट में क्या आता है उसी के आधार पर जो आगे की जांच होगी वो बढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल 3 लोगों की जो शव मिले हैं कुएं से, उसको लेकर गाँव में आसपास दहशत का माहौल बना हुआ है। अब ये हत्या है या आत्महत्या है या इसके पीछे की और कोई वजह है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद ही सामने आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी, और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर उन्नाव से है। यहां पर बांगरमऊ में 21 मई को सब्जी विक्रेता की पुलिस की पिटाई से मौत के मामले में आरोपियों की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। पुलिस ने एक आरोपी पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 पुलिसकर्मी अभी फरार हैं। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, एसपी आनंद कुलकर्णी ने मृतक सब्जी व्यापारी फैसल के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया है। जिलाधिकारी एसपी ने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कर्मचारी थे उनको पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई है। वो सारे साइंटिफिक एविडेंसेस जो साक्ष्य है, उपलब्ध साक्ष्य है, उनके आधार पर निष्पक्ष रूप से जो है इस प्रकरण में विवेचना की जा रही है। और एक प्रकरण की जाँच अलग से एडिशनल एसपी उन्नाव को दी गई है, जो अपनी एक रिपोर्ट इस संबंध में सबमिट करेंगे। इसमें अन्य कोई स्तर पर किसी भी स्तर पर लापरवाही हो तो उसके आधार पर जो भी निर्णय है वो शीघ्र ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कंट्रोल को लेकर एक्टिव मोड पर हैं और वो लगातार जिलों के साथ दौरा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं लोगों के साथ। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों हर रोज किसी न किसी जिले में जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ का दौरा कर गोंडा भी जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अधिकारियों से वर्तमान तैयारी और तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। सीएम योगी लखनऊ से सीधे पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां से इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद कोविड-19 के संक्रमण के प्रबंधन की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं सीएम योगी देर शाम वाराणसी भी जाएंगे और वहां भी कोरोना कंट्रोल को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, काफी बिजी शेड्यूल आज भी मुख्यमंत्री का है, आजमगढ़ भी जाना है, गोंडा भी जाना है, लखनऊ में भी फिर तमाम अधिकारियों से बातचीत करनी है और उसके बाद फिर वाराणसी का भी कार्यक्रम है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री अब तक अगर बात की जाए अनुपम तो 15 मंडल से ज्यादा मंडलों में जाकर के समीक्षा बैठक कर चुके हैं। जमीन पर हकीकत जो है कोरोना मैनेजमेंट की अधिकारियों की तरफ से उसका जायजा ले चुके हैं। कल मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के दौरे पर थे और आज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो वाराणसी में कुछ बातों के लिए सुझाव भी दिया था। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री आज देर शाम बनारस जाएंगे। लेकिन इसके पहले चूंकि गोंडा का मंडल छूटा हुआ था, वहां पे मुख्यमंत्री नहीं जा पाए थे, तो मुख्यमंत्री आज वहां भी जा रहे हैं। इसके अलावा आजमगढ़, ये 3 जिले जो है आज के मुख्यमंत्री के बिजी शेड्यूल वाले जिले हैं और जहां भी मुख्यमंत्री जाकर के जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं, जिसका असर भी पड़ रहा है। पिछले अगर 22-23 दिनों को देखा जाए अनुपम, तो जिस तरीके से कोरोना के ग्राफ में कमी आई है और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना चाहते हैं कि वहां पे स्थिति कैसी है, ताकि ये जो ग्राफ कम हो रहा है वो कंटिन्यू रहे।
और इसी के अलावा अगर ब्लैक फंगस की बात करें हम या बाकी वेरिएंट्स की बात करें तो उसको लेके भी मुख्यमंत्री जिलों में हालात देखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन सबसे है कि थर्ड वेव की तैयारियां भी मुख्यमंत्री इसी के जरिए देख रहे हैं कि किस जिले में कितने बेड हैं, कितने बेड बढ़ाए जा सकते हैं, डॉक्टरों की कितनी टीम है, किस तरीके से इलाज चल रहा है, कहाँ पे हालात और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री का इसी क्रम में आज भी कई जिलों का दौरा है जहां पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं जहां भी जा रहे हैं, और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि खुद भी अपने जिलों में जाकर के CHC PHC का दौरा करें और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज 3 जिलों में जा रहे हैं। हालांकि अभी जो आने वाले दिन है यानी कि कल या परसों, उसमें भी मुख्यमंत्री के कई जिलों में दौरे पहले से शेड्यूल कर दिए गए हैं। अनुपम। अनामिका, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों से स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों से अपने अपने इलाके में कम से कम एक PHC और CHC को गोद लेने के लिए कहा है। सीएम ने यह भी कहा है कि सांसद निधि और विधायक निधि से PHC CHC की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएं ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से अस्पतालों का निरीक्षण करने की भी अपील की है। MP MLA और जो है वो एक CHC और PHC को गोद लें। सीएम योगी ने यहां पर जनप्रतिनिधियों से यह अपील की है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए यह अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है कि MP MLA एक CHC और PHC को वहां पर गोद लें और उसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं, जिससे आसपास के इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। PHC CHC का निरीक्षण भी करें जनप्रतिनिधि। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है, लोगों से अपील की है जनप्रतिनिधियों से कि वो अपने अपने क्षेत्र में एक CHC और PHC को गोद लें। और इस तरीके के अगर प्रयास होते हैं, क्योंकि एक जिले में जो विधायक होते हैं या सांसद जो होता है, उनकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पर जाकर के CHC और PHC में, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में CHC PHC ही फर्स्ट पॉइंट होते हैं जहाँ पर कि गांव का वासी जो है तबीयत खराब होने पर, कोरोना से संक्रमित होने पर या बाकी चीजें होने पर वो जाकर के वहां पर अपना इलाज करा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं, साथ ही अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। सबसे पहले सीएम योगी कल आपको बता दें कि बुंदेलखंड के दौरे पर रहे और जहां पर उन्होंने झांसी पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर भी उन्होंने कल समीक्षा बैठक की थी। इस मौके पर सीएम ने बताया कि कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी के साथ कम हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो सब मैक्सिमम जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे 38,000। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। और जो प्रदेश के अंदर एक्टिव केस थे 3,10,000 30 अप्रैल को, आज प्रातः 6 बजे तक उनकी जो संख्या है यह घट करके अब 84,000 पे आ गई है। यानी हम लोगों ने पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें
सकुशल घर भेजा है। प्रदेश की रिकवरी इस समय 93% किए जा रहे हैं। टेस्टिंग प्रदेश की सर्वाधिक है। 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में प्रदेश यहां पे कर चुका है। लेकिन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में जितनी अधिक संक्रमण था उतनी तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग भी बढ़ी और एक प्रकार से क्राइसिस से देखने को मिली। हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने हमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध करवाई। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। बुजुर्ग दंपत्ति की ईंट से कूच कर हत्या की गई है। NH-24 के निकट दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। अज्ञात हमलावरों ने घर के अंदर नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है। संपत्ति को लेकर हत्या किए जाने की आशंका है। एसपी सहित अन्य अधिकारी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। खुलासे को लेकर एसपी के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गई हैं। कमलापुर थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, डबल मर्डर की घटना सीतापुर में सामने आई है। बुजुर्ग दंपत्ति की ईंट से कूचकर हत्या की गई है। और बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कब की यह घटना है और क्या निकलकर सामने आ रहा है? मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये कमलापुर थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला है। महज थाने से 200 मीटर की दूरी पर जाकिर अपनी पत्नी जाकिरा के साथ रहता हुआ था। देर रात में अज्ञात हमलावरों ने घर में धावा बोला और जाकिर और उसकी पत्नी जाकिरा की ईंटों से कूच कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। बताते हैं कि घटना से पहले जाकिर ने अपने बिस्वान निवासी रहने वाले पुत्र इस्लाम को घटना के बारे में जानकारी दी। इस्लाम की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश की तो घर का नजारा बड़ा ही भयावह था। जाकिर का शव निचले हिस्से पर पड़ा हुआ था और जबकि उसकी पत्नी जाकिरा का शव छत के ऊपर पड़ा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन के बाद प्रथम दृष्टया इस घटनाक्रम के पीछे संपत्ति का विवाद होना बता रही है। मौके पर पहुंचे एसपी आरपी सिंह ने पूरे मामले को लेकर एएसपी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीमों का गठन किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संदीप पूरा अपडेट दे रहे थे घटना के बारे में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें अमित शुक्ला के साथ। नमस्कार।